हेलो दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एनसीईआरटी क्लास 7 की ये श्रृंखला चल रही है जिसके तहत पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत लगभग आधा लेसन पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं और आधे लेसन को सेकेंड पार्ट में हम पूरा करेंगे। तो जहाँ तक हो गया था उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इससे पहले 5 लेसन अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। इसी तरह एनसीईआरटी क्लास 7 के बाद 8th की भी क्लास शुरू होगी और इसी तरह 7th के बाद 8th का भी लेसन कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा जहाँ तक हो चुका है उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं। मैग्नीशियम का जो प्रयोग था, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये हो चुका था। इसके अलावा कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है जो आयरन ऑक्साइड के साथ मिलकर हल्का हरा हो जाता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। ये वाला क्रियाकलाप हो गया था कि कॉपर सल्फेट विलयन यानी CuSO4, इसको हम नीला थोथा भी कहते हैं। याद रखिएगा कि कॉपर सल्फेट, इसका रासायनिक सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CuSO4 इसे नीला थोथा भी कहते हैं कि लोहे के साथ क्रिया कराकर ये आयरन सल्फेट विलयन बनाता है। आयरन सल्फेट का विलयन बनाता है जिसका रंग कैसा होता है? जिसका रंग हरा होता है। जिसका रंग कैसा होता है? हरा। यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हो कि कॉपर सल्फेट विलयन को जब लोहे यानी Fe के साथ क्रिया करवाई गई तो कॉपर सल्फेट विलयन हरा रंग छोड़ता है। इसके अलावा एक और क्रियाकलाप है, किसी परखनली में 1 चम्मच सिरका लीजिए। किसी परखनली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 6.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी से गुजारिए। बुझे चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 5 में बताई गई है। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? परख नली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे देखिए, खाने का सिरका, एसिटिक अम्ल और प्लस खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने के बाद क्या बनाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य पदार्थ बनाता है। जैसे यहाँ पर ये पूरा सारणी में बना हुआ ये सिरका है और सिरके में ही क्या हुआ है? खाने का सोडा डाला गया है। खाने के सोडे के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है। ये चूने का पानी है, इसमें प्रवाहित किया जाता है। चूने का पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी का रंग कैसा कर देती है? दूधिया कर देती है। चूने के पानी में गैस गुजारने की व्यवस्था, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी सिरका और खाने के सोडे को मिलाकर, उसको जब चूने के पानी में प्रवाहित किया गया तो चूने का पानी प्रवाहित करने में जो चूने का रंग होता है वो कैसा कर देती है? दूधिया, दूध कलर का कर देती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच जो अभिक्रिया है वो निम्न प्रकार से होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस की जब क्रिया करवाई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस जल होता है। क्या होता है? जल। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तथा जल बनता है। और
जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, साथ में क्या होता है, चूने का पानी जो कैसा होता है, दूधिया हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यानी चूने के पानी में प्रवाहित की जाती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि जो श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है। ये अध्याय 10 में बताया गया है कि अगर हम फूंक यानी अगर हम जो हमारी अंदर से वायु निकलती है, अगर फूंक जो है मारते हैं चूने के पानी में तो उससे भी क्या हो जाता है, जो पानी का रंग है वो दूधिया हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो हमारे श्वसन क्रिया में होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये क्रियाकलाप में बताया गया है, इस तरह से भी चेक कर सकते हो। क्रियाकलाप 6.6 से 6.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। जैसे मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक क्या है, नया पदार्थ है। जैसे मैग्नीशियम के तार को जब वायु की उपस्थिति में जलाया गया था तो क्या हुआ था, एक भस्म एक नया पदार्थ बना था। इसी प्रकार क्रियाकलाप 6.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन जो है नीला थोथा की Fe यानी लोहे से क्रिया करवाई गई थी तो क्या बना था, आयरन सल्फेट का विलयन बना था और कॉपर बना था। क्या बना था, कॉपर यानी भूरे रंग जो है निक्षेप हुआ था। तो आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर जो है लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने की सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी। क्या बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं। अब यहाँ पर जो है परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा को हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये याद रखिएगा कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, जो रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण भी ध्यान रखिएगा कि भोजन का पाचन, फलों का पकना, ये भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन, जो किण्वन क्रिया होती है, पाश्चरीकरण, वो भी कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषध भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अन्योन्य उत्पाद होती है। जो औषधियों में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो भी कैसी होती है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हो। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक और अपमार्जक जो होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, जिनसे कपड़ा साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट इस्तेमाल किया जाता है, वो भी कैसे परिवर्तन होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। ये भी बताया गया है कि वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों यानी पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ तो बनता ही बनता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी परिवर्तन होते हैं और भी घटनाएं होती हैं।
जैसे ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण। उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त यानी बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना। तो यानी ऊष्मा, प्रकाश यानी जब हम लोगों ने लवण और क्षार को जब आपस में मिलाया था तो उसमें क्या था कि क्षार और अम्ल को जब मिलाया गया था तो उसमें क्या था कि लवण बन रहा था, उसके साथ क्या था उसमें ऊष्मा भी निकल रही थी। उसमें क्या था, ऊष्मा भी निकल रही थी। इसी प्रकार जब हमने मैग्नीशियम का तार जलाया था तो उसमें क्या था, क्षार जो मैग्नीशियम का तार जो था वो जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता था, लेकिन साथ में क्या करता था, प्रकाश भी उत्पन्न करता था। क्या करता था, प्रकाश भी उत्पन्न करता था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम के तार को जब रासायनिक वायु की उपस्थिति में जलाया गया था, रासायनिक प्रक्रिया कराई गई थी, तो क्या था, साथ में प्रकाश भी उत्पन्न हो रहा था। तो रासायनिक परिवर्तन में ये प्रक्रियाएं भी होती, अथवा किसी अन्य प्रकार की विकिरण यानी उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त या बाहर और या उनका अवशोषित होना, ये भी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। साथ में क्या होगा, ध्वनि का उत्पन्न होगा। जब रासायनिक प्रक्रिया होगी तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, ध्वनि भी होगी। गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना। साथ में जब कोई परिवर्तन होता है, जैसे कोई वस्तु जलाई जाती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, साथ में क्या होता है, उसमें गंध भी आती है। रंग में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है कि रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। किसी गैस का बनना और साथ में एक नई गैस भी बनती है। आइए हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम के फीते का जलना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। याद रखिएगा, कोयला, लकड़ी और पत्तियों का जलना भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने में सदैव क्या होता है, ऊष्मा का उत्पादन होता है। कैसा होता है, ऊष्मा का उत्पादन होता है। जब कोई वस्तु जलाई जाती है तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्पादन होता है। इसी प्रकार पटाखों का विस्फोट भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों का विस्फोट भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जब आप जानते हैं कि विस्फोट के समय क्या होता है कि सबसे पहले तो उसमें बहुत तेज आवाज़ होती है, साथ में ऊष्मा भी निकलती है। देखा होगा जिस स्थान पर पटाखा जलाया जाता है वहाँ पर क्या होता है, जो वहाँ की ज़मीन है वो गर्म हो जाती है और साथ में प्रकाश भी निकलता है और ध्वनि और कुछ अरुचिकर गैसें भी उत्पन्न होती हैं। अरुचिकर गैसें का मतलब ऐसी गैसें जो नुकसानदायक होती हैं, जो वायुमंडल को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। और पटाखा देखा होगा दीपावली में फुलझड़ियाँ और पटाखे खूब दगाए जाते हैं, जिससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, उसका स्वाद चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार में क्या होता है, ये कैसा रासायनिक परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। यहाँ पर कुछ सुरक्षात्मक आवरण के बारे में भी बताया गया है। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। ओजोन की परत के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकने के लिए ओजोन की परत होती है, जो हमारे वायुमंडल को हमारे की रक्षा करती है, या हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से क्या करती है, बचाती है। जो ओजोन की परत होती है वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरण होती हैं उनसे क्या होता है, हमें बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेती है। ओजोन जो परत है वो क्या कर लेती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणित हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। जो ऑक्सीजन है वो ओजोन से क्या होता है, भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती है। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्रकृति आवरण की तरह एक
कार्य करती है। तो ओजोन परत देखा होगा कि ओजोन परत के कारण ही क्या होता है, पराबैंगनी किरणें जमीन पर नहीं आ पाती, जिससे हमारे पशु पक्षी और पेड़ पौधे आदि सुरक्षित रहते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खाया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। भूरे रंग के होते हैं। यदि रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काट लीजिए और उसे कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराएं। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराएं। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अध्याय 1 में हमने पढ़ा है कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? पहेली ने कहा पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार पहेली ने क्या कहा कि पाचन भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अध्याय 5 में आपने अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। पहले जब हम लोगों ने अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया था तो उदासीन की क्रिया हुई थी, जिसमें क्या था कि लवण बना था और उसमें प्रभाव हुआ था, जिससे क्या हुआ था कि ऊष्मा निकली थी। इस उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। देखा होगा कि जब कोई लोहे की वस्तु को हवा में छोड़ दिया जाता है तो कुछ समय बाद उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे लोहे का क्षरण होने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, उसे नष्ट कर देता है। क्योंकि लोहे का उपयोग सेतु, पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए भी किया जाता है। देखा होगा कि लोहा एक ऐसी पदार्थ है जो लगभग प्रत्येक वस्तु में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बताया गया है जैसे जहाज का निर्माण हो, ट्रक का निर्माण हो, ढांचा बनाने के लिए, वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक है। जंग लगने की प्रक्रिया को हम निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे लोहा की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करवाई, ऑक्सीजन और प्लस जल। याद रखिएगा कि जो जंग लगने की प्रक्रिया में दो चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। एक तो ऑक्सीजन होनी चाहिए और साथ में जल होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो जो प्रक्रिया होती है उससे क्या होता है, आयरन ऑक्साइड यानी Fe2CO3 यानी जंग का निर्माण होता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जो है वो क्या होता है, जल्दी लगती है। यदि वायु में क्या हो, आर्द्रता अधिक हो या नमी अधिक हो तो जंग क्या होता है, जल्दी लगती है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल यानी जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, ये बताया जा चुका है। पहली कहती है, ओह इसलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है, क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है। समुद्र तट के निकट क्या होता है, वायु में आर्द्रता अधिक होती है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय है उस पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना। वास्तव में लोहे सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उस पर जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता यानी जिंक, क्रोमियम अथवा जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का
प्रक्रम यसद लेपन या गैल्वनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वनीकरण। जब एक धातु के ऊपर दूसरी धातु जैसे जिंक या क्रोमियम की जब परत चढ़ा दी जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण कहते हैं। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यसद लेपित होते हैं यानी गैल्वनीकृत होते हैं, जिससे उनमें जंग नहीं लगता है। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। जो लवण युक्त जल होता है वो जंग लगने के प्रक्रम को बढ़ा देता है। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उनमें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुछ आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? इसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील जो होती है, जो लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें क्या होता है? जंग नहीं लगते हैं। जो स्टेनलेस स्टील होती है, इसके चाकू, बर्तन आदि पदार्थ वस्तुएं बनाई जाती हैं जो कैसी होती हैं? जंग रोधी होती हैं। इसमें किसी प्रकार की जंग नहीं लगती है। इसके अलावा क्रिस्टलीकरण, कक्षा 5 में आपने पढ़ा है कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल को उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ पर एक सावधानी बताई गई है कि केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें। जल को उबालते समय सतर्क रहें। यानी जो प्रयोग किया जाता है वो हमेशा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सांद्र जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो बहुत हानिकारक होता है। यानी अगर त्वचा पर पड़ जाए तो त्वचा को जला सकता है। अम्ल का उपयोग किया जाना है, अतः इसे शिक्षक की उपस्थिति में किया जाए। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तन सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए, यानी 1 कप जल लीजिए और उसमें कुछ तन सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें मिलाइए और जल को गर्म करें। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर मिलाते हुए चलाते रहें। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए और उसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर अन्य किसी प्रकार न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते? यदि नहीं तो कुछ समय और प्रतीक्षा करिए। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। आप अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचान सकते हैं। यहाँ पर कॉपर सल्फेट के विलयन को क्या किया गया है? क्रिस्टलीकृत किया गया है और कुछ समय बाद जो उसकी सतह पर कॉपर सल्फेट के विलयन आपको दिखाई देने लगेंगे। इसी प्रकार हमारा ये जो 6 लेसन है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर पूरा होता है। इसके अलावा हम अगले वीडियो में लेसन 7 के साथ उपस्थिति होंगे। धन्यवाद।